अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 7 से 8। मैं हूं करण नाज। कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने नैब की गिरफ्तारी के अख्तियार के कानून की तशरीह की थी। अदालती हुक्म आया था कि नैब को गिरफ्तारी के लिए पेशगी इत्तला देना लाजमी नहीं, लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया था कि तवक्को है नैब गिरफ्तारी के अख्तियार का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्या करप्शन पर तवज्जो दी जा रही है लेकिन एक्शन पर नहीं? मुल्क भर में नैब की कार्रवाइयाँ जोरों शोर से जारी हैं, लेकिन जहाँ नैब कार्रवाइयाँ कर रहा है वहाँ खामियां भी सामने आ रही हैं। क्या एहतिसाब के इदारे को अपने एहतिसाब की कोई फिक्र नहीं है या फिर कोई पूछने वाला नहीं है? सिर्फ सियासतदान ही नहीं, अब तो अदालती रिमार्क्स भी आ रहे हैं कि क्या नैब में कोई ऐप नहीं है। प्रोग्राम में इस पर बात करूंगी, जिक्र करूंगी उन हुनरमंद हाथों का जिन्हें हथकड़ियां लग गईं। जहाज बनाना भी जुर्म बन गया। पाकपतन के फयाज ने बड़े जतन से जहाज बनाया, लेकिन पुलिस ने ग्राउंड कर दिया। इस ईजाद की वजूहात क्या हैं? खुद फयाज हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। लेकिन साथ साथ मैट्रिक इम्तिहानात में नकल का अमल दखल क्यों बढ़ गया है? क्या सिंध सरकार के पास इसका कोई तोड़ मौजूद नहीं है? मुल्क के मुस्तकबिल का बुरा हाल क्यों है? जिम्मेदार है कौन? इस पर बात होगी, लेकिन उससे पहले आपको प्रोग्राम की हेडलाइंस दिखा देती हूँ। नैब का अनोखा इंसाफ। सरगोदा यूनिवर्सिटी के साथ मंडी भाउद्दीन कैंपस की मफाहमती याददाश्त पर बतौर गवाह दस्तखत करने वाले नईम अख्तर को 18 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। समा को खुसूसी इंटरव्यू में नईम अख्तर ने बताया 17 दिन में सिर्फ 7 मिनट की तफ्तीश हुई। 130 दिन बाद चेयरमैन नैब को पता चला कि कोई सबूत ही नहीं। 4 माह 10 रोज गिरफ्तार रखा, बाद में खुद ही क्लीन चिट दे दी। रिहाई तो मिल गई, मगर बदनामी का जिम्मेदार कौन है? वजीर आजम के मावन खुसूसी शहजाद अकबर पर गिरफ्तार करवाने का इल्जाम लगाया। घोटकी की 2 बहनों की मजहब तब्दीली का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 रुकनी तहकीकाती कमीशन तश्कील दे दिया। मुफ्ती तकी उस्मानी और वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी शामिल। लड़कियों की उम्रों के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की इस्तदा भी मंजूर। चीफ जस्टिस अथर बिनुल्ला ने रिमार्क्स दिए, ऐसे वाकयात घोटकी में ही क्यों पेश आ रहे हैं? हुकूमतें कुछ करना नहीं चाहती तो अदालतें क्या करें? न्यूजीलैंड से सीखें कैसे अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ होता है। चाहते हैं ज़बरदस्ती मजहब की तब्दीली न हो। वज़ीर आज़म के हुक्म पर होने वाली इंक्वायरी रिपोर्ट 11 अप्रैल को तलब। कंट्रोलर इम्तिहानात, इन्विजिलेटर्स, सेंटर सुपरिटेंडेंट्स की मौतली बेसूद। सिंध भर में मैट्रिक के इम्तिहानात में दूसरे रोज भी नकल उरूज पर रही। नकल माफिया तलबा को चीटिंग कराते रहे। किसी ने मोबाइल पर जवाबात मंगवाए, कोई खुलेआम पर्चा छापता रहा। ठट्टा में चीटिंग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल। खैरपुर में 10वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा वक्त से पहले ही आउट हो गया। और इंजीनियरिंग का अलिफ मालूम नहीं, लेकिन दिमाग खूब चलता है। पाकपतन में 8वीं पास नौजवान ने तैयारा बना डाला। रिडीबान फयाज को तैयारा बनाने में 2 साल लगे। सड़क पर लाया तो पुलिस ने धर लिया। बगैर इजाजत जहाज बनाने और उड़ाने का मुकदमा दर्ज। फयाज जमानत पर रहा। जहाज अब भी पुलिस की तहवील में है। मैंने रूल्स को भी फॉलो किया है, प्रोसीजर्स को भी फॉलो किया है, तो इसलिए मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया जो रूल्स के खिलाफ। उन्होंने पूछा था, हमने बता दिया। तो कब तलब किए सर? कोई तलब नहीं किया, जब तलब करेंगे हाजिर है। सात से 8 में आपको खुशामदीद कहूँगी। एहतिसाब का घेरा मुल्क में सियासतदानों समेत कई लोगों के गर्द तंग हो रहा है। चेयरमैन नैब ने करप्शन के खात्मे की ठान ली है। मजीद 6 रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी दे दी है। अब्दुल गनी मजीद और दीगर के खिलाफ जाली अकाउंट्स रेफरेंस की मंजूरी दे दी गई है। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से भी नैब ने पूछगछ की है। वज़ारत उज़्मा के दौर में ट्रांजैक्शंस के बारे में पूछा गया है। सिंध हुकूमत को रियायत पर सवालात किए गए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी पर शरीफ ख़ानदान को गाड़ियाँ देने पर भी केस बन गया है। नैब ने साबिक़ वज़ीर आज़म को शामिल तफ्तीश करने का फैसला कर लिया है। जहाँ नैब सरगर्म है, वहीं नैब के किरदार और तरीक़ेकार पर भी सवाल उठा है। कराची की नहर क़याम पर 4600 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट की जाली अलॉटमेंट पर फ़रोख्त के केस में सिंध हाई कोर्ट ने भी सवाल उठा दिए।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, फहमीदा मिर्ज़ा का नाम लेने से नैब वाले क्यों डरते हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और फहमीदा मिर्ज़ा पर हाथ डालते वक्त क्यों हाथ कांपते हैं। मामला तवज्जो तलब हैं। इन हालात में नैब के अनोखे इंसाफ का एक और मुतासरा शख्स सामने आ गया। सरगोदा यूनिवर्सिटी के साथ मंडी बहाउद्दीन कैंपस की मफाहमती याददाश्त पर बतौर गवाह दस्तखत करने वाले नईम अख्तर ने भी नैब को लेकर खदशात का इजहार कर दिया। सुनिए। मंडी बहाउद्दीन कैंपस जो है उसके मैंने MOU सरगोदा यूनिवर्सिटी के साथ जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत MOU साइन हुआ था उस पर सिग्नेचर किए थे। 8 अक्टूबर को उन्होंने अरेस्ट कर लिया मुझे, 17 दिन रखा है। 17 दिन में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, फिर मुझे जेल भेज दिया गया। 17 दिन में एक दफ़ा भी एक दफ़ा 4 मिनट के लिए आयु आया है, एक दफ़ा 3 मिनट के लिए। जो इमरान खान का मामले खुसूसी बना हुआ है साहब का शहजाद अकबर, उसके साथ इस वाइस चांसलर जो मौजूदा है इसका क्लोज रिलेशन है, उसका भी कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट है कि उसने ये गिरफ्तारियाँ करवाई। 4 माह 10 दिन के बाद मुझे 9C की पावर जो चेयरमैन के पास है उसके तहत रिलीज़ कर दिया गया। इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं। इनके खिलाफ जो भी कानूनी चाराजोई हो सकती है वो तो ज़रूर मैं करूँगा। जितने चेयरमैन नैब को अख्तियार हैं, अगर किसी फरिश्ते को भी मिल जाए ना तो वो भी सही काम नहीं करेगा। लेकिन मैं जंग तो लड़ूँगा। मैंने 4 माह 10 दिन जो मेरी फैमिली ने सफ़र किया है, या मैं समझता हूँ जो मेरी सोसाइटी में या मेरे दोस्तों में या जहाँ पे मेरी जो है वो समझे कि इंसल्ट हुई है, उसका क्या कौन जिम्मेदार है। तो इसमें वो लोगों को क्या मैं माथे पे लिख के फिरूँगा कि जी मैं बेगुनाह हो गया। और मियाँ जवेद साहब की भी डेथ के जो मेन रीज़न थी वो यही थी कि वो स्ट्रेस में चले गए। नैब से मुतासरा शख्स हैं ये। नईम अख्तर कह रहे हैं कि 17 दिन में सिर्फ 7 मिनट की तफ्तीश हुई है। 130 दिन बाद चेयरमैन नैब को ये पता चला कि कोई सबूत ही नहीं है। नईम अख्तर मजीद कह रहे हैं रिहाई तो मिल गई मगर बदनामी का जिम्मेदार है कौन। इस पर बात करने के लिए पहले तो नईम अशरफ वर्टी साथ मौजूद हैं, उनके लेते हैं। नईम, वाकई ये अनोखा केस है, नैब ने उन्हें पकड़ कैसे लिया? क्या तफ्तीश दुरुस्त अंदाज में नहीं हुई थी? जी किरण, बिल्कुल अनोखा तो है, और लेकिन लगता यह है कि इस तरह के मामलात कुछ और मुल्ज़मान के साथ भी होते होंगे, और शायद कभी शायद कोई ऐसी लेजिस्लेशन हो जाए तो इस तरह के मामलात रुकें। इनका ये मामला था कि जाहिर है कि उनको पकड़ लिया पहले ही नोटिस में और कहा कि आप क्योंकि इन्वॉल्व हैं सरगोदा यूनिवर्सिटी के जो मंडी बहाउद्दीन में कैंपस बनना था उसमें जो करप्शन केस है आप भी इन्वॉल्व हैं, आपके दस्तखत हैं MOU पर। अच्छा, लेकिन जब वो मामला आगे बढ़ा तो उन्हें समझ आ गई नैब वालों को कि ये गलत गिरफ्तारी हो गई है और इनके खिलाफ कोई ऐसी ठोस चीज़ नहीं है कि जो अदालत में बतौर सबूत पेश की जाए। और एक गैर मामूली बात यह है कि आमतौर पर किरण होता है कि अदालत जो है वो ज़मानत लेती है, जैसे शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानत हुई, कमरुल इस्लाम राजा की हुई, उनके 8 महीने बाद हुई, शहबाज शरीफ की कोई 4-5 महीने बाद हो गई। लेकिन इनका मामला इसलिए डिफरेंट है कि इनको अदालत ने नहीं बल्कि चेयरमैन नैब ने खुद रिलीफ दिया है, यानी उन्होंने लिख कर दिया है कि आप इनोसेंट हैं, आपके खिलाफ हमें कोई एविडेंस नहीं मिली। ये एक एक्सेप्शनल चीज़ है और ये सवाल भी पैदा कर रही है बहुत सारे कि फिर अगर सबूत नहीं था तो 4 महीने 10 दिन एक बंदे को कैसे रख लिया। और इनका ये कहना था कि वो तो वकील हैं कि मैं माजरत चाहती हूँ आपसे, लेकिन मुझे ये बताइए कि नईम अख्तर को जब क्लीन चिट दे दी, जब चेयरमैन नैब ने खुद ही कह दिया कि आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने बगैर किसी सबूत के इन पर हाथ डाला, 4 महीने इनकी जिंदगी के जाया किए? किरण, यही तो हला है उस कानून में कि कोई पेनल्टी नहीं है। अब ये वकील हैं, वकील के तौर पे ये जो है वो डैमेजेस वो जैसे कह रहे हैं कि वो अदालत में जाएंगे, इनके खिलाफ करेंगे, लेकिन खुद ही कह रहे हैं कि जब वो 4-4.5 महीने वकील होने के बावजूद अंदर रहे हैं बगैर किसी सबूत के, तो फिर उन्हें कोई इतनी उम्मीद नहीं है। लेकिन यही वो बात है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा जो हैं वो कह चुके हैं कि नैब के कानून में तब्दीली लाएं, कम से कम ज़मानत का हक दे दें। इसी तरह ये एक पेनल्टी है। इसी तरह की बात कमरुल इस्लाम राजा ने भी की थी कि वो 8 महीने वो कह रहे हैं कि अगर
अब उनके खिलाफ तो है रेफरेंस तक बात चली गई है। वो कहते हैं अगर मैं बरी हो गया तो मैं जो 8 महीने मैंने काटे हैं, मेरी फैमिली ने जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, वो उसका जिम्मेदार कौन है। इसी तरह की बात ये भी कर रहे हैं, ये तो इनोसेंट करार पाए हैं, वो तो अभी उनका केस चल रहा है। इन्होंने तो इनको चेयरमैन नैब ने खुद लिख के दिया है कि आपके खिलाफ कोई ऐसी बात करप्शन की कोई सबूत नहीं मिला, और अदालत को चेयरमैन नैब कह रहे हैं कि इस अच्छा नहीं जब इन्होंने आपको इंटरव्यू दिया है और इन्होंने बताया जो माविन खुसूसी हैं वजीर आजम के शहजाद अकबर, उन पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है गिरफ्तार करवाने का, इनकी गिरफ्तारी उनके कहने पर हुई है, तो ये सिर्फ आप ही को बताया है या उससे पहले जब इन्हें क्लीन चिट मिली है तब उन्होंने उस दौरान भी ये बात बताई है? और अगर ये बात बताई है तो क्या इसके ऊपर छानबीन हो रही है? किरण, ये जो मामला है ना, ये टिपिकल वो है जो इंटरव्यूज़ में बाज़ का कह लें कि बताने वाले के शायद वो जहन में ना हो, लेकिन जब क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है तो फिर वो सामने ये लाते हैं। मैंने इनमें एक बात पूछी कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनका हमें कुछ समझ आती है कि फ़लाँ का ये मसला था, जैसे कमरुल इस्लाम राजा का लोग कह रहे थे उनकी पार्टी के कि उन्हें चौधरी निसार के मुकाबले में टिकट मिली थी इसलिए उन पर सख्ती आ गई। इसी तरह शहबाज शरीफ का था कि राना मसूद ने वो इंटरव्यू में, इस तरह मामलात हैं। तो मैंने कहा आप एक आम वकील ही हैं, तो आपका क्या मसला था, आप तक कैसे ये पहुँचे, क्यों हुआ ये मामला? तो उनका ये कहना था, ये उनका है, हम इसको इल्ज़ाम कहेंगे क्योंकि ये उन्होंने कहा है, हम नहीं कह रहे, कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कुछ मालकान जो हैं वो ये कैंपसेस जो सरगोदा गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है उसके मंडी, बहाउद्दीन, फैसलाबाद इन शहरों में खुलने नहीं देना चाहते थे। तो उनका ताल्लुक़ था मुआवने खसूसी वज़ीर आज़म के शहजाद अकबर, जो कि अकाउंटेबिलिटी के ही मुआवने खसूसी हैं। ज़ाहिर है उनका ज़रूर कोई ताल्लुक़ नैब में होगा, और वो तो बरमला प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं कि ये केस फ़लाँ के ख़िलाफ़ हम नैब को भेज रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि उसका ताल्लुक़ है सरगोदा यूनिवर्सिटी के मौजूदा वाइस चांसलर से शहजाद अकबर का, और उसके ज़रिए ये पहुँचे हैं नैब तक और वो उनके खिलाफ केस बना है। ये अब बहरहाल ये तो जो नईम अख्तर एडवोकेट हैं ये उनका कहना है, उनका इल्ज़ाम हो सकता है। बहरहाल एक बात क्लियर है जो हम कर सकते हैं, जो अदालत के ऑर्डर में है, वो ये है कि चेयरमैन नैब ने खुद लिख कर दिया है कि ये बेकसूर हैं, लेकिन ये लिख कर कोई 1-2 दिन बाद नहीं, 4.5 माह बाद जेल काटने के बाद लिख कर दिया है कि आप जेल काटी है, 7 मिनट की तफ्तीश हुई है। नईम जो सब कुछ इन्होंने बताया, नईम अख्तर साहब ने खुद बताया, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो आपने कहा यही तो खला है कि जिन लोगों ने बगैर किसी सबूत के इन्हें उठा लिया, जेल में डाल दिया, 4.5 महीने के बाद पता चला कि इनका कोई कसूर ही नहीं है या ये बेकसूर है या इनका कोई सबूत ही नहीं है, उनके खिलाफ नईम अख्तर साहब खुद क्या कर सकते हैं, कानूनी तौर पर किस हद तक जा सकते हैं, ये तो बताएं। जी, वो जो उनका मुझे लग रहा था कि एक तो वो ज़ाहिर है वो डैमेजेस क्लेम करेंगे, हद के इज़्ज़त जो भी उससे कह लें, कुछ हर जाने का दावा करेंगे। इसके अलावा उनका ये ख्याल था कि वो कोई बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस जो हैं, जो वकला की हैं, उनके ज़रिए भी मज़ीद इसको आगे लेकर चलेंगे और फॉलोअप करेंगे, क्योंकि एक लफ्ज़ उन्होंने इस इंटरव्यू में बोला है कि उन्हें इंसाफ की उम्मीद है, नहीं है, हो ना हो, लेकिन वो ये जंग लड़ेंगे। अब देखें कि इससे ये लगता है कि ये तो वकील हैं, इनको कोई किसी को फीस नहीं देनी पड़नी, खुद ही ये करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे किरण, ये केस तो पहली दफ़ा सामने आया है ऐसा, लेकिन यकीनन ऐसे लोग होंगे। नहीं, इससे पहले भी 2-3 केसेस तो ऐसे हैं जो नैब की जानिब से खुद ही वो खबरें बाहर आती हैं, खुद ही बताया जाता है कि जी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, इतने सारे पैसे वहाँ से मिले, और 2 रोज़ के बाद पता चलता है कि वो बिल्कुल ही सफ़ाई हस्ती से ही वो मिट जाती है, वो खबर ही नहीं रहती, और पता चलता है कि वो लोग तो कारोबार कर रहे हैं। तो इस तरह की हरकतें तो नैब की जानिब से की जाती रही हैं। लेकिन यही जो हम बात कर रहे हैं कि आपको क्या लगता है कितने लोग होंगे, अंदाज़न बताइएगा, जो बेकसूर ही सज़ा काट रहे हैं? ये तो एक वकील हैं, अब ये शायद अपना मुकदमा खुद लड़ सकते हैं, और शायद इनकी ज़मानत भी जो चंद माह में हुई है उसकी एक यही वजह है, लेकिन ऐसे कितने और मजीद लोग होंगे जो बगैर कसूर के सज़ा काट रहे हैं, उनको देखने पूछने वाला कोई है ही नहीं। अच्छा किरण, एक तो बात मैं दोबारा नाजरीन को क्लियर कर दूं कि अक्सर लोग शायद आप भी समझ रहे हों कि इनकी कोई ज़मानत हुई है, कोई अदालत, ये ज़मानत नहीं है, ये नैब ने जिसने पकड़ा है
वो खुद लिख के दी है उसने कि ये बेकसूर है, गलत पकड़ा था, ये इनोसेंट है, इसको अदालत रिलीज कर दे। ये इसको बाइज्जत बरी किया गया है नईम अख्तर एडवोकेट। हाँ, शहबाज शरीफ की जमानत है, कमरुल राजा की जमानत है, उनका रेफरेंस केस चल रहा है, अदालत में पेश भी हो रहे हैं। इनका तो लिख कर दिया है कि अदालत को कहा है कि ये केस ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आप पूछ रही हैं कि इस तरह के केसेस बिल्कुल होंगे। अब मुजाहिद कामरान ने जो इंटरव्यू दिया था, उन्होंने तो कई लोग उनके नाम लिए, तशद्दुद तक बात गई, फिर उन्होंने नाम लेने के अलावा उनके साल भी गिनवाए कि इतने साल किसी को हो गए हैं। उनके मुताबिक ये था कि वो शायद उनका इतना कसूर नहीं। लेकिन एक बात क्लियर है कि ये क्योंकि वकील हैं, इनको थोड़ा सा होगा कि वो खुद कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके छूटने के बाद, आज़ादी के बाद, वो चुप कर कर बैठते होंगे डर खौफ से कि अब मजीद कोई ऐसी बात ना हो तो वो चुप कर जाएं। बेशक 4-5 महीने गुजरे, साल गुजरा, लेकिन ये देख लें कि सामने आए हैं और वो कह रहे हैं कि वो फाइट करेंगे इसके लिए। ठीक है, यानी कि एहतिसाब करने वालों का एहतिसाब करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। नहीं मशरफ भट्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आप साथ मौजूद। एक और बहुत अहम इशू जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस पर बात करने जा रहे हैं, बेनामी खातों के खिलाफ FBI ने कराची में पहला बड़ा ऑपरेशन किया है। 12 खातों के जरिए 9 अरब से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई है। FBI ने 3 अफराद के खिलाफ इस हवाले से मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। अशरफ खान साथ मौजूद है मेरे, उनसे बात करती हूँ। अशरफ, डिफेंस के रिहायशी हैं गालिबन, इनके साथ ये मामला हुआ है, ज़रा बताइएगा किस किस्म का, किस नौयत का ऑपरेशन हुआ है ये? जी किरण, अगर हम देखा जाए FBI इनलैंड रेवेन्यू इन्वेस्टिगेशन की जानिब से कराची में पहले 3 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। ये मुकदमात जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिसमें एक डिफेंस के रिहायशी हैं, उन्होंने अपने 3 बच्चों को $40 लाख अमेरिका भेजे थे। दूसरा जो केस जो आया है जोर तलब खान के नाम से दर्ज किया गया है, जिन्होंने अपने 6 अकाउंट से 8.5 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। वो तहकीकात के बाद ये भी मुकदमा दर्ज किया गया है। और जो जाली कंपनी बनाई थी सालार एंटरप्राइजेस, उसकी भी तहकीकात करके तमाम डाटा जमा कर लिया है। और इसके साथ साथ जो तीसरा मुकदमा दर्ज हुआ है, वो कराची का एक कारोबार करते थे आलम मार्केट में। उन्होंने तकरीबन इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात में आया कि 3 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो मजमूई तौर पर 12 अकाउंट सामने आए हैं, जिसमें से 9 अरब से जायद जो है मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उसका मुकदमा दर्ज हुआ है। स्पेशल कोर्ट से रिव्यू किया गया है, जिसमें इनकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए वारंट मांगा गया है। अशरफ, ये बताएं, कहीं ताने बाने कहीं से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं? जो ये 3 अभी ये मुकदमात जो दर्ज हुए हैं और बड़ी बड़ी लॉन्ड्रिंग्स हुई हैं, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग्स हुई हैं $40 लाख की, 9 अरब से जायद की, 8.5 अरब का काला धन, तो कहीं ताने बाने मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी, अभी जो इन अफराद की जो तहकीकात की गई हैं, इसमें इब्तदाई तौर पर जो अभी मालूमात मिली हैं कि तहकीकात के बाद जो 3 अफराद का तो नाम है, इसके साथ मजीद अफराद को भी नामजद किया गया है, जिनको उनको भी बुलाया जाएगा, उनसे भी तहकीकात की जाएगी। क्योंकि वजह यह है कि जो इस दौरान जो टैक्स वगैरह जो होता है, यानी कि रिटर्न इस अकाउंट पे कोई भी रिटर्न फाइल नहीं किया गया है, कोई टैक्स नहीं अदा किया गया है, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान को रेवेन्यू की मद में नुकसान पहुंचा है। अरबों रुपए की जो ट्रांजेक्शन की गई, उस पर जो टैक्स मिलना था हुकूमत को नहीं मिला। तो उसके साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो कार्रवाई होगी, जो नया एक्ट आया है, उसमें ये है कि जो बेनामी अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन होंगी तो तमाम जो असासे हैं वो जब्त भी किए जा सकते हैं और लोगों को गिरफ्तारी भी की जाएगी। तो अब ये पहला मरहला है जो कराची में 3 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मुकदमा नंबर 1 है, मुकदमा नंबर 2 है, मुकदमा नंबर 3 है। 2019 के ये पहले मुकदमात हैं जो कि समा की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट भी हैं, अकाउंट की भी डाटा है जो सामने आया है। तकरीबन 12 अकाउंट हैं जिसमें ट्रांजेक्शन हुई है और ये कई मतलब बरसों से इसमें ट्रांजेक्शन हो रही थी। चलिए अशरफ खान, जिस तरह से पिछले दिनों कार्रवाइयां हो रही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का बार बार तस्करा आ रहा है, तो मुझे लगता है कि FBI ने तो सबक हासिल कर लिया है, पहला बड़ा ऑपरेशन कर दिया है। अब वो तमाम लोग जो ये काला धन सफ़ेद करने के चक्कर में या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के चक्करों में रहते थे, उनको सबक ज़रूर हासिल करना पड़ेगा। पहला बड़ा ऑपरेशन हुआ है ये बेनामी खातों के खिलाफ। FBI ने कराची में किया 12 खातों के जरिए 9 अरब से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई है और 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दूं आपको ये कि ये पहला मरहला है, अभी पिक्चर अभी बाकी। ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फैयाज हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या इंस्पिरेशन थी जिसकी वजह से उन्होंने तैयारा बनाया और फिर उस तैयारे का क्या हुआ।
प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी आपको। घोटकी की 2 हिंदू बहनें खुद मुसलमान हुई हैं या ज़बरदस्ती मजहब तब्दील करवाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमीशन तश्कील दिया है। कमीशन में मुफ्ती तकी उस्मानी, शीरी मजारी, खावर मुमताज़, मेहदी हसन और आया रहमान शामिल हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने पूछा कि ऐसे वाक़यात घोटकी में ही क्यों पेश आ रहे हैं, दुनिया में हमारा क्या तासुर जा रहा है, वफाकी और सिंध हुकूमतें मामले को संजीदा क्यों नहीं ले रही हैं, हुकूमतें कुछ करना नहीं चाहती तो अदालत क्या करे। अदालत ने वज़ीर आज़म के हुक्म पर कायम होने वाली इंक्वायरी की रिपोर्ट भी 11 अप्रैल को तलब कर ली है। वालिद की जानिब से लड़कियों की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की सदा भी मंजूर कर ली गई है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने मज़ीद रिमार्क्स दिए हैं कि न्यूजीलैंड से सीखें कैसे अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। यहाँ ये बात बहुत अहम है कि तर्ज़ अमल का माशरे में अहम किरदार है, लोगों के दिल जीतने का अहम ज़रिया है। न्यूजीलैंड जहाँ मुसलमानों की आबादी 1.8% है, वहाँ अफसोसनाक सानहे के बाद बतौर अक़लियत उनके साथ क्या बर्ताव किया गया। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म और शहरियों के इसी तर्ज़ अमल को दुनिया में सराहा जा रहा है। इस पर बात करेंगे, मजहबी स्कॉलर हैं बिलाल प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ। बिलाल साहब, घोटकी की 2 बहनें, इनका केस, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स ये सामने आए कि दुनिया में हमारा क्या तासुर जा रहा है। न्यूजीलैंड से सीखे कैसे अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होता है, क्या कहेंगे, आपकी राय चाहिए इस पर। मुझे नहीं पता मैं जस्टिस साहब के इन रिमार्क्स के ऊपर रिमार्क कर भी सकता हूं कि नहीं, ये अदालत की कहीं तौहीन ना हो जाए, इसलिए मैं इसके ऊपर तो बयान नहीं करता। लेकिन मैं ये बात आपको बड़े अदब से कह रहा हूं कि दीन के अंदर कोई ज़बरदस्ती है नहीं। ये तो दीन की जो जड़ है, जो रूह है, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। उमर ख़त्ताब के ज़माने में एक शहर के अंदर मुसलमानों ने कब्ज़ा कर लिया, जीत लिया, लेकिन क्योंकि वहाँ SOP पूरा नहीं किया लोगों को दावत देने का, तो सारी फौज को शहर से बाहर बुला लिया गया और वो सारा का सारा शहर इसलिए कन्वर्ट हुआ कि उन्होंने कहा कि मुसलमान जो हैं उन्होंने इंसाफ पसंदी की बात की है। लेकिन दूसरी तरफ गौर फरमाइए कि दुनिया जहान के अंदर सिर्फ बात जो है वो इस्लामाबाद की, सिंध की या लाहौर की या पाकिस्तान की नहीं है। तबलीगी जमातें जो हैं वो हर जगह, अगर अमजद साबरी तबलीग करते थे तो तारिक जमील भी तबलीग करते हैं, कैथोलिक चर्च भी करता है, प्रोटेस्टेंट्स भी करते हैं। बहुत सी हिंदुओं की जो मूवमेंट्स हैं वो न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स पे आपको तबलीग करती नजर आती हैं। किसी ने उनके ऊपर कभी उंगली नहीं उठाई कि वो तबलीग क्यों कर रही हैं। जहां तक बात है कमीशन बनाने का, मेरी समझ से तो बात इसलिए बालातर है कि यहां पे इन्वेस्टिगेशन जो है वो दिलों को चीर के कैसे की जा सकती है, क्योंकि कन्वर्ट क्यों हुआ है। मैं अदब के साथ ये मिसाल दे रहा हूं आपको। सारा का सारा पाकिस्तान जब बरतानिया जाता है, यूरोप जाता है, अमेरिका जाता है, वहां पे इमिग्रेशन लेता है। इमिग्रेशन बड़ी टफ है। वहां पे वो 3 चीजों पे इमिग्रेशन लेते हैं। या तो वो अपनी हम जिन्स परस्ती को साबित करते हैं, जो कि साबित की नहीं जा सकती, इसलिए उनका क्लेम और इंटरव्यू जो है वो उनको बरतानवी या अमरीकी या यूरोप की शहरियत दे देता है, या वो अपने मजहब को बदलते हैं। तीसरी चीज ये कि इन तमाम ममालिक के अंदर आज भी अगर हमारे जस्टिस साहब इस स्टैटिस्टिक्स को बाहर निकालें तो एक दिन के अंदर हजारों, मैं सैकड़ों नहीं कह रहा, हजारों हमारे बच्चे और बच्चियां जो हैं वो गैर मुसलमानों से शादी कर रहे हैं। वहां पे कोई ये स्कैंडल नहीं है। अगर ये असूल की बात है तो फिर ये असूल सारी दुनिया के लिए होना चाहिए, सिर्फ सिंध के लिए होना चाहिए या सिर्फ पाकिस्तान के लिए होना चाहिए? मेरे ख्याल में इसमें थोड़ी सी एक ज्यादा वसीउ नजरी की जरूरत है। यहां पे तकी उस्मानी साहब जो करेंगे वो बिल्कुल ठीक है, वो जो भी चाहेंगे, और आइए रहमान साहब जो करेंगे वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक असूल बना लेना चाहिए कि अगर कोई कन्विक्शन कर रहा है, वो कह रहा है कि जनाब मैं मुसलमान हो गया हूं, ये जो वो कह रहा है कि मैं हिंदू हो गया हूं या मैं क्रिश्चियन हो गया हूं, आप उसके ऊपर कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए? अगर ये नहीं होना चाहिए तो दुनिया जहान के अंदर यूनाइटेड नेशन एक कानून पास करे और तबलीग के निजाम को इस दुनिया में बैन कर दिया जाए। ये आसान हिस्सा है इसका। लेकिन इस तरह ब्लेम गेम खेलना, अगर वो उलमाए कराम वहां पे खेल रहे हैं, ये मैं शक की नजर से कह रहा हूं, अगर उलमाए कराम खेल रहे हैं तो यहां पे हमारे उस्तादजा और हमारे जो हाकिम हैं और जो काज़ी है वो तो ब्लेम गेम ही खेल रहे हैं ना। यहां पे उन बच्चियों के पास ये राइट है कि वो आज भी अगर विड्रॉ करना चाहें तो वो कर सकती हैं। अगर ये कहा जाए कि उनको डेथ थ्रेट है तो उन्होंने आखिर नकाब भी तो किया है ना, उन्होंने मोहब्बत भी तो की है ना। क्या इन सारी चीजों को डिनाई करके क्या कोई कानून साजी पाकिस्तान करना चाहता है? करनी चाहिए, लेकिन यही कानून साजी क्या बरतानिया में नहीं होनी चाहिए?
अच्छा बिलाल कुतुब साहब, जो अदालत की जानिब से ये मार्क्स भी आए कि अदालत कैसे काम करे जब हुकूमत ही संजीदा नहीं ले रही, ना विफाक काम करना चाह रहा है इस पे, ना सिंध हुकूमत काम करना चाह रही है। आप क्या समझते हैं, क्या काम किया जा सकता है या क्या काम किया जाना चाहिए? क्योंकि ये वाकयात मैं बड़े अदब के साथ ये कह रहा हूँ और मैं बड़ी ही माजरत के साथ कह रहा हूँ, अगर ये कंटेम्प्ट नहीं है तो मेरे ख्याल में अदालतों के बहुत से और काम है जो कि उनको करने चाहिए। अगर वो भी अवाम ने बताने हैं तो अदालतों को फिर से सोचना चाहिए। ये काम अदालतों का नहीं है कि वो कमीशन बनाए और लोगों के दिलों के अंदर टीके लगाकर देखें कि ये ईमानदारी से नजरियाती तौर पर चेंज हुआ है, शादी के लिए चेंज हुआ है, या इमिग्रेशन के लिए चेंज हुआ है, या कोई और भी जज्बाती या कोई और फिक्री या नस्वी कोई और वजह, कोई भी वजह हो, इसका तायुन मुझे नहीं करना, ना मुझे इसका हक है। वो उस शख्स को हक है जो कि एक कन्वर्जन ले रहा है, वो तारिक साहब का बयान सुन के कर रहा है, साबिर की कवाली सुन के कर रहा है, या किसी के लिए शादी के लिए कर रहा है। ये सारे के सारे कवानीन यूरोप में, अमेरिका में, बरतानिया में लागू हैं, हो रहे हैं। अगर वो इसको ह्यूमन राइट्स समझते हैं तो पाकिस्तान अलमदारी का अलम जो उठा रहा है वो कौन सा है? ठीक है बिलाल कुतुब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबूत इस हवाले से अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ कैसे दिया जाता है, अदालत की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि न्यूजीलैंड में जिस तरह से मुसलमानों के साथ एक सानहा हुआ और फिर उसके बाद अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ कैसे दिया गया, ये सीखने की ज़रूरत है। इसी टॉपिक को लेकर बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिलाल कुतुब साहब साथ मौजूद थे। अगले टॉपिक की जानिब बढ़ूंगी, पहले आपको दिखाती हूँ कि बात हम क्या करने वाले हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मैंने सर एक जहाज़ बनाया अपनी मेहनत से, थोड़ा बहुत पैसे जमा करके दिन रात मेहनत करता रहा, तो सर उसको मैंने बना लिया। तो जब सर अभी बन गया है तो सर बजाय इसके कि मुझे सर कुछ थोड़ा सपोर्ट की जाती, सर मेरे को FIR करा दी गई है। अगर किसी जगह पर खुदा न खास्ता इसकी क्रैश लैंडिंग होती तो ये आबादी में भी किसी जगह जानी और माली नुकसान का बायस बन सकता है। तो जो नाज़रीन इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं और जिन्होंने ये अभी वीडियो क्लिप देखा होगा, उनमें से बेशतर को समझ आ गया होगा कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। पाकिस्तान में वाकई ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो इस शेर पर पूरे उतरते हैं कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जोर डालते हैं कमंद। और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है, किसी सूरत कमी नहीं है। पाक पतन के फयाज, उन्होंने ये बात साबित की है, अपने शौक़, लगन और ख्वाब को हकीकत का रूप दिया है। इंजीनियरिंग पढ़ी है, ना कोई डिग्री हासिल की है, अपने अज़्म और मेहनत से तैयारा तैयार किया है, जो आपको स्क्रीन पे साथ साथ दिखाई दे रहा है। फयाज को तैयारे की तैयारी में 3 साल लगे हैं। लोगों ने बड़ा मजाक बनाया, तनकीद का निशाना भी इन्हें बनाया, लेकिन फयाज अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। बचपन से पाकिस्तान एयरफोर्स में जाने का शौक़ था इन्हें। पूरी पाकिस्तानी कौम की तरह राशिद मिन्हास के, MM आलम के फ़ैन हैं बहुत बड़े। फयाज इन्हें अपना हीरो मानते हैं और हार नहीं मानते। इस हीरो को ही फयाज ने हमेशा अपने जहन में रखा है। लेकिन जिस जुनून को इजाद में ढालने के लिए फयाज ने न सिर्फ कई दिन लगाए बल्कि अपनी जमा पूंजी लगा दी, और जब वो भी कम पड़ने लगी तो बैंक से कर्जा भी ले लिया। अब ये तैयारा तो तैयार हो गया, लेकिन इसको परवाज़ की इजाज़त नहीं मिली। उल्टा पुलिस ने फयाज के हुनरमंद हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी। पुलिस की जानिब से ये कहना है कि फयाज ने तैयारा उड़ाने के लिए कोई परमिट हासिल नहीं किया, किसी से इजाज़त नहीं ली, हिफाजती इंतज़ामात भी पूरे नहीं किए। पहले ये सुन लीजिए। अगर किसी जगह पर भी इस जहाज़ को उड़ा के लेके जाता तो एक तो ये क्वालिफाइड नहीं है उस जहाज़ को उड़ाने के लिए, दूसरा इसके पास कोई सेफ्टी मेजर्स, कोई पैराशूट मौजूद नहीं था, और अगर किसी जगह पर खुदा न खास्ता इसकी क्रैश लैंडिंग होती तो ये आबादी में भी किसी जगह जानी और माली नुकसान का बायस बन सकता। तो फयाज को तो मकामी अदालत ने 3000 जुर्माने की अदायगी के बाद रिहा कर दिया, लेकिन जिस ईजाद को फयाज ने 3 साल मेहनत से बनाया वो अब तक पुलिस की तहवील में है। फयाज की इस कोशिश को फ़ख्र आलम ने सराहा है। फ़ख्र आलम कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की तो हौसला अफजाई होनी चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि इस बारे में इक़दामात करे। फयाज के साथ पेश आए इस सलूक ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि जिनका जवाब मिलना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। क्या तैयारा बनाना जुर्म था? फयाज का जुर्म क्या था? हुनरमंद को कैद करके हम उसकी सोच को कैद नहीं कर रहे हैं जो इजादात का सबब बनती हैं। क्या कौमी सतह पर इस तरह के लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए? क्या इनकी हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए?
और अगर आपको लगता है कि उनके पास परमिट नहीं है, उन्होंने इजाज़त नहीं ली, बिल्कुल इजाज़त लगी थी, लेकिन क्या उनको कौमी धारे में लाकर उनको फैसिलिटेट मज़ीद करके उनके टैलेंट को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या ये दुरुस्त था कि हुनरमंद हाथों को हथकड़ियाँ डालकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाए? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए ये हमारे हीरो फयाज़ भी मेरे साथ मौजूद हैं और फ़ख्र आलम भी साथ मौजूद हैं। फयाज़, इससे पहले कि मैं आपसे बात का आगाज़ करूं, मैं आपसे पहले फ़ख्र आलम साहब से बात करना चाहती हूं, जिन्होंने आपकी हिमायत में बात की है। फ़ख्र आलम, आप बहुत अच्छे तरीके से फ़ज़ाई मामलात को जानते हैं, एक बड़ा एजाज़ अभी पिछले दिनों आपने हासिल किया है। अब आपका ट्वीट भी आया, आपने हिमायत भी की है फयाज़ की। क्या समझते हैं आप फ़ख्र, क्या होना चाहिए था और क्या हुआ? जो फयाज के साथ सलूक किया गया, मैं मानता हूं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के रेगुलेशन में कानून और कवानीन और ज़वाबित को फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी है। फयाज की जिंदगी को देखें, उसका बैकग्राउंड देखें और उसकी हिम्मत को देखें और उसकी कोशिश को देखें, और फिर ये फैसला करना चाहिए था हमारी अथॉरिटीज को कि यार एक मिनट कवायद और ज़वाबित अपनी जगह। हाँ, सवालात उठते हैं कि अगर फयाज ने जहाज उड़ाया होता, अगर ये फजा में बुलंद होता, ये गिर जाता, खुदा ना खास्ता फयाज को कुछ हो जाता या नीचे लोगों के ऊपर कुछ हो जाता, बिल्कुल मैं इन तमाम चीजों की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जितनी इतलात मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मुझे जहां तक मौसूल हुई उसमें यह था कि फयाज ने सिक्योरिटी वालों से राब्ता भी किया, मुख्तलिफ इदारों से, उन्होंने इसका मजाक उड़ाया, उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया। हसूली तौर पे हमें ये करना चाहिए था कि फौरी तौर पे सिविल एविएशन को, सरकारी नुमाइंदों को, मुल्क की क़यादत को चाहिए था कि फयाज को कहते हैं कि नौजवान इधर आओ, पहली बात तो तुम्हारी अजमत को और तुम्हारी काबिलियत को और तुम्हारी इस कोशिश को सलाम, लेकिन नौजवान, ए मेरे पाकिस्तानी, ए मेरे बेटे, ए इस धरती के बेटे, इसको करने का एक प्रॉपर तरीका है, आए हम आपकी हेल्प करेंगे ताकि आप एक सेफ तरीके से इसको कर सकें, बजाय ये कि उसको पीछे पुलिस भेज के उस बेचारे के आप जो है वो उसको हैंडकफ करके उसको आप जज के सामने पेश कर रहे हैं। मतलब ये कौन सी, किस तरीके का, दुनिया में साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन को आप सपोर्ट करते हैं, आप एक तरफ अपनी मुल्क की मईशत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी मुल्क की मईशत पे इतना प्रेशर आया हुआ है। सोचें अगर ये नौजवान कामयाब हो जाता है, अगर फयाज कामयाब हो जाता है, अगर इसका डिजाइन एक्चुअली सक्सेसफुली फ्लाई कर जाता है और कल को इसको सर्टिफिकेशन भी मिल जाती है कि इसका जहाज जो है वो सेफ है, और अगर इसने ये सारा जहाज पाकिस्तान में बनाया, पाकिस्तान में अवेलेबल मटेरियल्स के साथ बनाया, तो आप सोचें, आपको पता है अल्ट्रा लाइट कैटेगरी की कितनी बड़ी एविएशन इंडस्ट्री के अंदर मार्केट है, जिसको कि लेजर फ्लाइंग कहते हैं, यानी कि हम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर सकते हैं ये जहाज अगर इसको सही तरीके से कोई गाइड करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बजाय कि इस फयाज को हम गाइड करते, हमने उसको अपने ही पाकिस्तानी को जो है कहा कि अरे ये कौन सा पाकिस्तानी है जो उड़ने की कोशिश कर रहा है, इसके पर काट दो फौरन। अगर ये मसला यही है, एक आम आदमी है, ये गरीब आदमी है, तो इसको तो एनआरओ नहीं मिल सकता, इसके लिए कवानीन और ज़वाबित जो है वो सारे होंगे। बड़े बड़े जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं इस मुल्क के, वो बगैर नंबर प्लेटों की गाड़ियां चलाएं, बड़े बड़े कॉन्वॉयज के अंदर, उसको कोई पुलिस वाला नहीं रोक सकता, लेकिन इस बेचारे को अरे यार ये जहाज लेके कहां से आ गया। बिल्कुल बिल्कुल मसला यही है, बात यही है कि हमारे पास टैलेंट है, दुनिया भर में जब टैलेंट होता है तो उसकी हौसला अफजाई की जाती है, लेकिन यहाँ पर परी को तर दिए जाते हैं। बिल्कुल आपने सही बात की है, और जिनकी हिमायत में यकीनन आप अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं बाकायदा, वो आपकी ट्वीट से भी एहसास हो रहा है, आपसे बात करते हुए भी एहसास हो रहा है। वो हमारे साथ, वो हीरो हमारे साथ ही मौजूद हैं। फयाज, अब जो हमने वो वीडियो देखी, यकीनन एक अच्छा काम आपने करने की कोशिश की, और उसके बाद आपके साथ क्या हुआ वो बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ, क्या इंस्पिरेशन थी आपकी, क्या आपको ख्याल आया, क्या शौक आया कि तैयारा बनाया जाए? जी, एक तो मुझे शौक था बचपन ही से। मैं स्कूल में जब जाया करता था तो वो हमारे सबक हुआ करता था राशिद मिन्हाज का, तो मैं कहता था ये कितना अच्छा आदमी, इसने मेरे मुल्क के दुश्मन को मारा है, खुद शहीद हो गया है, उसको मारा है। तो यही शौक आगे जब चला, स्कूल में गया तो वहाँ पे हमारे एक टीचर थे, उसने मुझे बहुत ज्यादा मेरे साथ अच्छा सलूक किया, उसने मुझे बताया, तो ये शौक भी ऐसा ऐसा बढ़ता गया। हालात घर के कुछ इस तरह के नहीं थे कि मैं इसको महंगी तालीम को अफोर्ड कर सकता। वालिद साहब की डेथ हो गई तो घर का सारा बोझ मेरे पे आ गया, तो लेकिन मेरा जो शौक था वो मेरे अंदर ही रहा, मेरा एक जज्बा था कि मैं इसको पूरा करूंगा।
और इंशाल्लाह मैं इसको चलाऊंगा। जब मैंने इसको बना लिया तो मैं सारे इदारों के पास भी गया, जाके उनसे कहा, उन्होंने सर आगे से मेरा मजाक उड़ाया। तो मैं इसको 23 मार्च वाले दिन उड़ाना चाहता था, ऊपर अपना कौमी परचम, पाकिस्तानी परचम लगा के, ताकि मैं बता सकूं कि हम पाकिस्तानी कौम किसी से कम नहीं है। लेकिन मेरे वो जब मैं उसको, उन्होंने मुझे कहा जी कि आप कुछ न रुक जाए, हम आपको कुछ करते हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया जी। जब कॉल की आगे से मजाक मिला। आपने किससे कहा था? यहाँ पे हमारे जो आईबी वाले जो ऑफिसर हैं, यहाँ पे एजेंसी वाले, उनको मैंने कहा, सिक्योरिटी इंचार्ज, सिक्योरिटी ब्रांच के जो इंचार्ज है उनको कहा, सबने डीसी ऑफिस गया, सबने मजाक उड़ाया मेरा। किसी ने ये नहीं कहा कि आपने अच्छा काम किया। मैं बहुत बर्दाश्त हुआ, लेकिन मेरा एक दोस्त ने कहा यार लोग बातें करते रहते हैं, आपने हिम्मत नहीं हारनी, इंशाल्लाह तुम कामयाब होगे। अभी जब बन गया, बैंक से भी मैंने लोन लिया, अपने जो पैसे थे उसको भी मैंने जमा किया। जब लगाया, इसको बना के मैं लेके गया, तो उसको मैंने जब चलाने लगा तो सर पीछे से आगे मुझे उन लोगों ने पकड़ लिया, मारा, गाली गलौज भी किया। जिस तरह पत्नी उन्होंने कौन सा मैंने इतना बड़ा जुर्म कर दिया। और मुझे ये लग रहा मारा भी किया, आपके साथ बुरा रवैया भी इख्तियार किया गया, मारपीट भी हुई आपसे, ये कह रहे हैं? बहुत ज्यादा मारपीट क्यों की गई? मतलब ये तो बड़ा अफसोसनाक बात है फखर। ये आप सुन रहे हैं कि मारपीट भी, एक टैलेंट के साथ मारपीट भी की गई है, और फिर ये वाकया रिपोर्ट हो गया। क्या इसके बाद कोई राब्ता किया गया? मैं फयाज आपसे पूछूंगी, फखर कहिएगा। कुछ नहीं जी, मैं तो कहता हूँ कि अगेन बहुत दुख की बात है, बहुत शर्मिंदगी की बात है कि जो मुल्क अपने आप को एक खड्डे में से निकाल के दोबारा तरक्की की राह पे चलना चाह रहा हो, वहां पे एक ऐसे इंसान को तो हमें पूछना चाहिए। ये हीरो है हमारा, इसको पूछें आप। आपको पता है कितने लोग एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्रियां लेके जिंदगी में कभी जहाज नहीं बना पाते? ये अंडर मैट्रिकुलेट ने एक जहाज बना दिया। अगर फयाज आपको मेरी आवाज आ रही है, फखर आलम बोल रहा हूँ, मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे। सर आपकी आवाज आ रही मुझे। फयाज, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये कि ये बताइए कि आपने ये जो जहाज का डिजाइन है ये कहाँ से हासिल किया? आपने खुद बनाया है या कहीं इंटरनेट से लिया है? सर ये डिजाइन मैंने खुद तैयार किया अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें सर कोई झूठ नहीं बोल रहा। इसका मुकम्मल जितना भी कुछ मैंने तैयार किया, इसके विंग्स वगैरह हो गए, इसके नीचे जो इसका फिटिशन होता है, जिसके ऊपर ये सीट वगैरह रखी जाती है, ये टोटली सर मैंने खुद और अल्लाह ताला की मदद से ज्यादा ये मैंने इसको तैयार किया। फयाज, अगला सवाल मेरा ये कि आपने इस पे इंजन कौन सा नस्ब किया हुआ है? सर इसमें मैंने 18 हॉर्स पावर डबल सिलेंडर ट्विन का मैंने इस पे लगाया हुआ इंजन जी। विनगार का इंजन है वो, जापानी। ये कहाँ जापानी इंजन हासिल किया आपने? कहाँ से हासिल किया था इंजन? सर ये फैसलाबाद मोटर बाजार से मैंने लिया था जी, 33,000 में। और प्रोपेलर कौन सा आपने लगाया है अपने जहाज के ऊपर? सर ये मैं जो लगाया ये सर एक लकड़ी का, लेकिन सर बिहार की लकड़ी है, इसको मैंने कटाई करके लगाया गया। ये प्रोपेलर भी आपने खुद बनाया है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने सर खुद तैयार किया प्रोपेलर इसका। अच्छा, अब मैं एक छोटा सा टेक्निकल सवाल पूछूंगा फयाज, क्या आपने वेट टू इंजन का जो वेट टू पावर रेशियो है उसकी कोई कैलकुलेशन की थी या अंदाजे से अपने बनाया है? ये किस तरह सर दोबारा बोले? वेट टू पावर रेशियो होता है ना, वजन और जो ताकत चाहिए होती है इंजन की, उसका एक रेशियो बनाया जाता है ताकि जहाज एयरलिफ्ट क्रिएट कर सके। वो आपने अंदाजे से किया है या आपने कहीं से पढ़ के किया है? सर इसका जो वेट है, इसका टोटली वजन मेरे समेत इंजन का और जो उसका फ्रेम है उसका वजन सर 40 किलो, इंजन का वजन 40 किलो और मेरा वजन 80 किलो था। यानी कुल मिला के 160 किलो वजन बनता है। ठीक है, इसकी स्पीड को सर अगर चेक किया जाए, इसको देखा जाए सर, ये जो 160 किलो वजन है, इसके जो पर है उसके साथ सर कुछ भी नहीं था। बेसिकली सर मैंने 2 सीटों वाला ये तैयार किया था। कमाल कर दिया तुमने। मैं कहता हूँ अगर कोई एविएशन वाले इंजीनियर सुन रहे हैं, कमाल कर दिया तुमने नौजवान। और जो हमारे बदकिस्मती से वो लोग हैं जो करता धरता है, जो अगर वो सुन रहे हैं तो आप लोग खुदा का कुछ खौफ करें, इस जवान को जाके पकड़ें, इसकी मदद करें और इसको कहें कि ये एक और प्रोटोटाइप बनाए और कवायद और जवाबित के मुताबिक बनाए। मेरी अपील होगी सिविल एविएशन अथॉरिटी से कि ये हम फयाज से पूछ लेते हैं। देखें आप इन चीज़ों को, टेक्निकलिटीज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं फखर, इसीलिए मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया। जो आप बात कर रहे थे यकीनन आपको अंदाजा हो गया होगा, आपके सवालों के जो जवाब आपको मिले होंगे फखर, आपको पता चल गया होगा कि कितना काबिल शख्स है ये कितना, इसने बगैर तालीम के ही किस तरह से ये जहाज बना लिया, ये तैयारा बना लिया। फयाज,
जब ये मीडिया पर मामला आ गया, जब आपकी गिरफ्तारी हो गई, आप जमानत पर रिहा भी हो गए, अभी तक किसी ने राब्ता किया आपसे? नहीं, मुझसे किसी ने कोई राब्ता नहीं किया जी अभी तक, कोई कॉल भी, कोई कुछ नहीं है किसी साइड से। फयाज, मेरा कोई मुतालबा है, आप कुछ चाहते हैं? सॉरी फयाज, मेरा एक सवाल है आपसे, अगर आपकी इजाजत हो बहन मैं पूछ लूं। जी 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 फयाज पूछिए। फयाज मुझे ये बताएं, एयर फ्रेम की आपने वेल्डिंग की है या रिवेटिंग की है या उसको क्या कहते हैं नट बोल्ट इस्तेमाल किया है एयर फ्रेम के लिए? सर इसका एयर फ्रेम के लिए सर कुछ वेल्डिंग का इस्तेमाल किया, कुछ स्टील के मैंने नट बोल्ट लगाए। जहाँ पे ज्यादा वजन आना था वहाँ पे मैंने थोड़ा सा वेल्डिंग किया और उसको नट के साथ ज्वाइंट भी किया। और खुदा ना खासा कुछ वेल्डिंग में आगा पीछे होता तो वो जो मेरा नट था सर वो उसको पूरी सपोर्ट करेगा। अच्छा, दूसरा मुझे एक चीज बताओ कि आपने जो इसके ऊपर स्किन इस्तेमाल की है, जो फैब्रिक इस्तेमाल किया है, वो कहाँ से हासिल किया आपने? सर वो फैब्रिक मैंने पाकिस्तान से ही हासिल किया। वो एक दोस्त था, उसको मैंने बोला मुझे इस तरह का कपड़ा चाहिए, तो सर उसने मुझे वो कपड़ा ला के दिया। उसकी सर क्वालिटी यही थी कि थोड़ी सी मैंने उसको नमी दी, उसने कहा थोड़ा ढीला हो जाएगा, मैंने उसको थोड़ी सी नमी दी। नमी दे के जब उनको ऊपर चढ़ाया तो सर जब वो धूप लगती थी तो सर वो खुद बहुत टाइट हो जाता था, बिल्कुल ऐसे सख्त होता था। तो सर मैंने सर उसको कर दिया। फिर सर उसके ऊपर सर मैंने सर पेंट किया, पेंट करके उसके एयर को रोका जो उसके अंदर जाए। जिस वक्त आपकी फकर मैं कुछ मजीद इनका जो बैकग्राउंड है वो भी आपको बताना चाह रही हूँ साथ साथ, ताकि आप सुन सकें कि ये कब से मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने कुछ बैंक से लोन उठाया, जो इनकी जमा पूंजी थी वो इन्होंने बेच के 2 साल पहले भी ये मॉडल ये तैयार कर चुके थे और शायद 3 से 4 फीट इन्होंने उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ मसाइल आए जिसकी वजह से फिर 1 साल मजीद इन्होंने मेहनत की है। ऐसे ही है फयाज? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने इसको ये तकरीबन 4 फुट ऊपर उठा था, लेकिन इंजन थोड़ा सा छोटा था, जिसकी वजह से मजीद उठ रहा था, इसमें ऊपर जाता था। लेकिन मुझे महसूस मुझे ये बताएं अभी आपके ऊपर जो इल्जाम लगाया है पुलिस ने वो ये लगाया कि 500-600 लोगों के मजमे के साथ आपने जो है वो करतब दिखाया, कोई बड़ा नुकसान हो सकता था, इस वजह से आपको गिरफ्तार किया गया था। ऐसे ही हुआ था? आपके तैयारे ने उड़ान भरी थी, और अगर भरी थी तो कितना ऊपर उड़ा था? जी पहले नंबर बात ये है कि वहाँ पे आप कोई टीम आए तो मैं वहाँ वो जो एरिया उसको मैं आपको दिखा सकता हूँ। सर 2 किलोमीटर तक कोई आबादी का नामो निशान नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कोई लाइन नहीं थी बिजली की, ना कोई इतना दरख्त था। लोग मुझसे 2 से 500-600 लोग बिल्कुल नहीं थे, वहाँ के मुकामी लोग 15-20 लोग थे। ठीक है, मैंने इसको मैंने जब चलाने लगा था बैठ गया इसके अंदर, तो फिर पीछे से पुलिस वाले आए जी, मुझे नहीं पता चला वो कब आए, पीछे से मुझे गर्दन से पकड़ा, थप्पड़ मारे और मुझे पीछे से पकड़ के घसीटना शुरू कर दिया। तो मुझे देखें हमारे साथ क्योंकि एक बहुत अच्छे तरीके से फखरे आलम साहब जानते हैं, इस वजह से फखरे आलम साहब साथ मौजूद हैं। फयाज कुछ कहना चाहते हैं, कोई अपील करना चाहते हैं? समा टीवी पर आप मौजूद हैं, बहुत बड़ा काम किया है आपने, हम तो आपके काम को सराह रहे हैं। और यकीनन थोड़ा सा जो आपकी जानिब से मिसमैनेजमेंट ये हो गई कि आप इजाज़त लेते, आपके पास परमिट होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी आपने एक बड़ा काम किया है। कोई अपील करना चाहते हैं, कोई मुतालबा करना चाहते हैं? स्क्रीन पे मौजूद हैं, कीजिए। जी मेरा सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब से, इमरान खान साहब से, आर्मी चीफ जनाब कमरजीत बाजवा साहब से मेरी सर अपील है और गुजारिश है कि मेरा जहाज वापस मुझे दिलवाया जाए और मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जिस पर जाके मैं अपनी जो सलाहियत है जो अल्लाह ताला ने मुझे दी है मैं उनको दिखा सकूं और उनको पुरस्कार ला सकूं, अवाम और मुल्क कौम की खिदमत कर सकूं। जी ठीक है फखर, आप तारीफ कर रहे हैं, सराह रहे हैं इनके काम को, मुलाकात करेंगे आप इनसे? इनका तैयारा ये तो बेचारे बाहर आ गए, लेकिन तैयारा अभी तक मौजूद है इनके पुलिस के पास ही है, पुलिस कस्टडी में ही है। मैं सबसे पहले फयाज मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि आपको ये कुल कितनी लागत में बना है ये जहाज आपका? सर ये 90,000 से ज्यादा थोड़े से पैसे लगे इसके ऊपर। 50,000 मैंने बैंक से लोन लिया था, कुछ मेरे पास जमा थी, तो कुल मिला के 90,000। सबसे पहले तो ये समा टीवी पे मैं ये अनाउंस करता हूँ आपको कि आपके जहाज के पैसे आपको वापस दूंगा मैं, ये मेरी जिम्मेदारी है, आप सब भूल जाए वो मेरी जेब से आएंगे आपको, ठीक है? नंबर 1। नंबर दूसरा बात मेरी ये है, मैं ये चाहूंगा सिविल एविएशन अथॉरिटी और मैं एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान साहब तक मेरी अपील अल्लाह करे पहुंच जाए, मैं किसी और चैनल से भी उनसे राब्ता करूंगा। मेरी अपील होगी कि इसका जहाज जो है वो या कामरा पहुंचाया जाए
या किसी अच्छी एयरफील्ड पे पहुंचाया जाए और इसको वहां पर एक्सेस दी जाए, बेशक वो सरगोदा एयरबेस हो, जो भी उसके करीब जो एयरफील्ड पड़ती हो। और फयाज, मेरी आपसे गुजारिश ये है, आपके भाइयों की तरीके से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से, कि अब आपने जो है वो सड़क से उड़ाने की कोशिश नहीं करनी। हम इंशाल्लाह आपको सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो सुन रहे होंगे, इस बात को एहसास करेंगे कि कितनी बड़ी गलती हुई है। और मेरी तमाम करते धरता से इस मुल्क की अपील है कि खुदा का वास्ता है ऐसे कवानीन और ऐसे चीजें जो है वो ना किया करें जिससे लोगों की जो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं, बिल्कुल, और उन्हें बाकायदा प्लेटफॉर्म फराहम किया जाए और जो बासलाहियत लोग हैं उनकी तस्लील न की जाए बल्कि उनकी तारीफ और तौसीफ की जाए ताकि टैलेंट, भरपूर टैलेंट निकले। बहुत जी फयाज, आखिरी चीज ये है कि आपका ये जहाज अगर ये उड़ता है और ये अगर सही है और ये अगर सेफ है और आपका डिजाइन सही और सेफ है, तो मैं और मेरे कुछ दोस्त आपकी मदद करेंगे। आप इसको कमर्शियल सतह पे प्रोड्यूस करेंगे और आपको पाकिस्तान से बाहर एयर शोज पे हम लेकर जाएंगे और आप जाके वहां पर ये जहाज बेचेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे और पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला हासिल करेंगे। बहुत बड़ी बात आपने फ़खर आलम साहब की है, बहुत बड़ी ऑफर आपने फयाज को की है। हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि ये सिर्फ आपकी तरफ से ना हो बल्कि जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे मुल्क के करता धरता हैं, वो भी हमारे टैलेंट की अहमियत को समझे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। फ़खर आलम साहब, जब आप पाकिस्तान आएंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने में ज़रूर आना है। फयाज, आप जैसे टैलेंट की पाकिस्तान में कमी नहीं है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपसे मुलाकात होगी ऐलान के बाद।